हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्नर चॉइस एकेडमिक। मैं मोहम्मद अकरम। बच्चे, आज के क्लास में हम लोग बायट-सवर्ड लॉ का एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको बायट-सवर्ड लॉ और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लोग बायट-सवर्ड लॉ के एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और ये एप्लीकेशन बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायट-सवर्ड लॉ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं क्या है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा सर्कुलर कंडक्टर है और इस कंडक्टर में जो करंट है उस करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये करंट की डायरेक्शन है। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण हमें क्या करना है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना होगा। ठीक है, इसके लिए बायट-सवर्ड लॉ हमें यूज करना है। तो बायट-सवर्ड लॉ के लिए हमें एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेना होगा, आइडियल। तो हमने एक स्मॉल करंट एलिमेंट लिया, आइडियल, और ये इसका रेडियस है। तो अगर हम बायट-सवर्ड लॉ को देखें तो बायट-सवर्ड लॉ कहता है कि स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होगा। अब ये 90 डिग्री क्यों हुआ, आप देखिए ध्यान से। तो ये r है और ये dl है, तो dl और r एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो होगी 90 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा। अब अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो ऑब्वियस है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है तो वो तो बाहर रहेगा, ठीक है, आई भी बाहर होगा और आर स्क्वायर भी बाहर होगा। इंटीग्रेशन किसका होगा? डीएल का। तो अगर डीएल का इंटीग्रेशन हो रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डीएल का टोटल वैल्यू इस इंटीग्रेशन के कारण क्या हो सकता है। तो आप देखो कि डीएल सर्कमफ्रेंस पर है, यानी छोटे छोटे जो एलिमेंट हम लोग लेंगे सर्कमफ्रेंस पर लेंगे। इसका मतलब है कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से लेकर के 2 पाई आर, यानी इसका सर्कमफ्रेंस कंसिडर कर लेंगे। तो इसकी जो लिमिट होगी वो 0 से लेकर के 2 पाई आर होगी। अब देखो, आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई अपॉन में क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और डीएल का इंटीग्रेशन आपको पता है एल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से लेकर के 2 पाई आर। अब आप लिमिट रख दो, तो लिमिट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो ये 2 पाई आर माइनस 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 पाई आर। ये आपका देखो, एल को अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे तो 2 पाई आर, फिर इसी एल को लोअर लिमिट्स 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास, 2 पाई आर रह जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये 2 पाई से ये कैंसिल होकर के 2 हो गया, आर से एक आर ये कैंसिल हो गया, तो जो बी की वैल्यू आएगी वो म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 आर होगी। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर कंडक्टर। लेकिन अगर हम सर्कुलर कंडक्टर है, अगर हम इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ले लें कि फॉर n टर्न्स, तो अगर हम n टर्न्स की बात करें तो n टर्न्स के लिए कितना हो जाएगा, है ना। अगर हम n टर्न्स की बात करें तो यही b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2r। तो ये आ जाएगा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू सर्कुलर कंडक्टर। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसकी डायरेक्शन। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे देखेंगे। तो देखिए, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, हम लोग राइट हैंड पाम रूल देख लेते हैं। राइट हैंड पाम रूल, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि हमारा जो पाम है ना, ये जो पाम है ये करंट की डायरेक्शन चला जाएगा। करंट की डायरेक्शन, ये जो पाम है ना, मैक्सवेल का पाम रूल भी इसको कहते हैं, तो ये करंट की डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये जो थंब है हमारा मैग्नेटिक फील्ड की बात करेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर जो करंट है हमारा वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो पाम ऐसे घूमेगा। अगर पाम ऐसे घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी बच्चे, बाहर की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर चली जाएगी, इसका मतलब आउटवर्ड टू द प्लेन। इसी तरह से अगर करंट क्लॉकवाइज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन चला जाएगा। तो अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की ओर, और अगर बाहर की ओर रहेगा तो हम इसको नॉर्थ पोलैरिटी से भी इंडिकेट करते हैं, या बाहर के लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं वो डॉट यूज करते हैं। तो डॉट का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है ना, आउटवर्ड फील्ड है ना, ये हो जाएगा आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड।
तो आउटवर्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर की ओर है तो उसके लिए हम लोग डॉट भी यूज़ करते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है यानी मान लो अगर हमारा करंट कंडक्टर कुछ ऐसे हो जाए, यानी करंट हमारा क्लॉकवाइज फ्लो होने लगे, अगर हमारा करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो ऐसे सिचुएशन में यही जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो साउथ पोलैरिटी की तरह काम करने लगेगा, है ना, यानी ये साउथ पोल की तरह, यानी करंट अगर ऐसे हुआ तो ये साउथ पोलैरिटी होगा, और इसके लिए जो है ना हम लोग क्रॉस यूज़ करते हैं, है ना, डॉट नहीं, इसके लिए हम लोग क्रॉस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब हुआ कि इनटू द प्लेन, और डॉट का मतलब हुआ आउटवर्ड टू द प्लेन। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा। अगर हमारा करंट ऐसे है, मान लो हमारा करंट जो हमारा करंट है वो कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है ना, कॉइल हमारा ऐसे है, कुछ कॉइल हमारा मान लो ऐसे है, अगर ये हमारा कॉइल है या ये हमारा कॉइल है ना, तो अगर कॉइल में करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, देखिए ध्यान से, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड। और अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। यानी क्लॉकवाइज हुआ तो ऐसे, है ना, नीचे की ओर, तो हॉरिजॉन्टल अगर कॉइल हुआ तो कुछ इस तरह से बनेगा। और हाँ, अगर हमारा कॉइल वर्टिकल हुआ तो, अगर कॉइल मान लो कुछ ऐसे हो, ऐसे है कॉइल, है ना, और इसमें करंट की डायरेक्शन दी हुई है ना, तो अगर मान लो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, करंट अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर ऐसे करंट है वर्टिकल है, देखिए वर्टिकल मतलब ऐसे है, तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। और अगर यही क्लॉकवाइज करंट फ्लो हुआ, अगर करंट हमारा क्लॉकवाइज हो गया, तब अगर करंट हमारा क्लॉकवाइज हो गया, अगर हमारा करंट क्लॉकवाइज हुआ, अगर हमारा करंट क्लॉकवाइज हुआ ऐसे, तो यही मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर चला जाएगा, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर आउटवर्ड और यहाँ हो जाएगा इनवर्ड, है ना। तो इस तरह से हम लोग सर्कुलर कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम देख सकते हैं। अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक बाहर, ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू सर्कुलर कंडक्टर। बच्चे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्सियल पॉइंट क्या है। इसके लिए देखिए, मान लो ये एक्सियल पॉइंट है, देखिए बेटा, बहुत सिंपल एक्सियल पॉइंट समझना। एक्सियल पॉइंट का मतलब होता है कि देखो ध्यान से, ये हमारा एक्सियल पॉइंट हो गया, ये हमारा एक्सियल पॉइंट हो गया। यानी अगर मान लो द लाइन विच पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कॉइल एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी देखो ये हमारा सर्कुलर कंडक्टर हुआ और ये जो लाइन है वो एक्सेस से पास कर रही है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा एक्सेल लाइन हुआ। और इसी एक्सेल लाइन पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक डायमीटर के वर्टिकली अपोजिट में या डायमीटर के एक एंड पर हम लोग एक करंट एलिमेंट ले लेंगे आइडियल, है ना, क्योंकि हमें तो बाइट-सावर्ट लॉ यूज करना है, तो हमारा ये एक करंट एलिमेंट होगा। अब ये है हमारा रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ये है हमारा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। तो ऐसे सिचुएशन में हमें अगर करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मुझे ये डिस्टेंस भी चाहिए होगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस होगा, अगर ये डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस हमारा बन जाएगा r² अब प्लस स्मॉल r², ये बन जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये r² प्लस स्मॉल r² का अंडर रूट हो जाएगा। तो इस करंट एलिमेंट के कारण सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखिए क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, क्योंकि हमें बाइट-सावर्ट लॉ यूज करना है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन 90 डिग्री अपॉन में r² ना, अपॉन में r²। तो ये जो r² है बेसिकली ये वाला r² होएगा, है ना। यहाँ पर जो हमारा r² हो जाएगा वो ये हो जाएगा अंडर रूट कैपिटल R² अब प्लस स्मॉल r², ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन में कैपिटल R² प्लस स्मॉल r², ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो साइन 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री को समझने के लिए आप देखिए, हमारा dl तो डायमीटर के एंड पर है और हमारा r ऐसे है, तो हम जो 90 डिग्री लेंगे ये dl से r की ओर, देखो r ये dl हो गया और ये r हो गया, तो इसके बीच में हमारा ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द एंगल 90 डिग्री, क्लियर।
तो यहाँ पर 3D फिगर है इसलिए इसको दिखाना डिफिकल्ट है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखो तो ये मिडिल फिंगर हमारा DL हो गया और ये R हो गया, तो R और DL के बीच में लगभग 90 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब आते हैं कि मान लो ये वाला जो एंगल है बेटा वो थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो dB हमारा है, ये जो dB हमारा है ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा। एक हो जाएगा dB cos थीटा, है ना, यानी जिसके साथ जिस साइड के साथ थीटा बना हुआ वो cos में चला जाएगा, तो ये dB cos थीटा हो जाएगा। और जो दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा वो dB sin थीटा हो जाएगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक dB cos थीटा और एक dB sin थीटा। अगर हम लोग ऐसा ही एक करंट एलिमेंट इसके अपोजिट कंसीडर कर ले, इस डायमीटर के अपोजिट कंसीडर कर ले, तो ऐसे सिचुएशन में उसके भी दो कंपोनेंट होंगे और वो भी सेम फील्ड बनाएगा और उसका जो dB cos थीटा होगा और वो ये जो dB cos थीटा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यानी कहने का सेंस ये है कि ये जो dB cos थीटा होगा वो वर्टिकल अपोजिट कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ रहा कौन जाएगा, हमारा सिर्फ ये dB sin थीटा रह जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि ये जो dB cos थीटा है, क्लियरली ये जो dB cos थीटा है, ये जो हमारा dB cos थीटा है विल बी कैंसिल आउट, है ना, dB cos थीटा विल बी कैंसिल आउट, कैंसिल आउट टू ईच अदर। ठीक है, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल जो रहेगा वो होगा dB sin थीटा। तो dB cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और dB sin थीटा ही हमारा रह जाएगा। इसलिए जब हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इसी dB sin थीटा का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको इंटीग्रेट कर दी तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा बनेगा, टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा हमारा क्या बन जाएगा बच्चे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB sin थीटा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर dB की वैल्यू रख दो, तो dB की वैल्यू हो जाएगा हमारा क्या बेटा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, रूट तो वहाँ हट गया था और इनटू में sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, इनटू में sin थीटा हो जाएगा। तो यहां पर जो देखो लिमिट जो लेंगे ना वो किसकी लिमिट लेंगे, ऑब्वियस है DL की लिमिट लेंगे और DL हमारा सरकमफ्रेंस पर है, इसलिए जो DL की लिमिट हो जाएगी वो 0 से लेकर के 2 पाई R हो जाएगी, है ना, क्योंकि छोटा छोटा एलिमेंट ऐड करके 2 पाई R बन जाएगा। तो 0 से लेकर 2 पाई R हो जाएगी। अब यहाँ पर जो बाहर आ रहा है उसको बाहर कर लीजिए, तो यहाँ पर म्यू नोट अपॉन 4 पाई बाहर, I बाहर, है ना, साइन थीटा बाहर अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, ये बाहर आएगा। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, इंटीग्रेशन हमारा DL का हो जाएगा 0 से 2 पाई कैपिटल R। देखो कैपिटल R रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल है, तो उसके रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा। तो DL का इंटीग्रेशन L हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई I साइन थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो DL का L हो जाएगा और L की लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई कैपिटल R। ठीक है, कैपिटल R। अब यहाँ पर क्योंकि देखो हमने साइन थीटा को एज्यूम किया था, हमने क्या किया था, साइन थीटा को एज्यूम किया था, तो इसीलिए हमें यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो तो साइन थीटा अगर हम लोग निकालते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू अगर देखा जाए तो R अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्मॉल r स्क्वायर, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, तो कैपिटल R डिवाइडेड बाय अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू होगा। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो इस वैल्यू का अगर आप यहाँ पर रख दो तो ये क्या बन जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है, I अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर इंटू 2 पाई R और यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा R डिवाइडेड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा,
B इज इक्वल टू, देखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा I, देखो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये दोनों मिलकर के पाई आर स्क्वायर हो गया, इसको पूरे को पाई आर स्क्वायर लिख दो, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब एरिया ऑफ द सर्किल, तो यहाँ पर ए लिख देंगे, 2 को आगे लेके आ जाओ, है ना, तो और नीचे क्या बन जाएगा, देखिए ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये है रूट, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, इस पर 3/2 पावर हो जाएगा, 3/2 इसलिए होगा, देखो ध्यान से, तो इसके ऊपर 1 पावर है ना, इसके ऊपर कितना पावर है 1, और रूट का मतलब होता है हाफ पावर, तो 1 + हाफ इंटू हो रहा है, तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 1 + हाफ यानी 3/2 आ जाएगा, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कुलर कंडक्टर के कारण। लेकिन ये तो एक टर्न्स के लिए है, अगर हम n टर्न्स कर दें तो 4n टर्न्स, है ना, 4n टर्न्स, अगर n टर्न्स हो जाए तो यही b जो है म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2n IA डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का 3/2 पावर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब ये जो NIA है, इस NI को आप कैपिटल M भी लिख सकते हो, है ना, तो इसलिए B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर 2m कर दो, यहाँ पर 2m कर दो, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का कितना पावर, 3/2 पावर। तो यहाँ पर जो m है बच्चे, यहाँ पर जो m है, इस m को हम लोग NIA, इसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे, अभी हम लोग इस पर डिटेल नहीं लेते हैं। ये एक तरह का वैसे ही कॉन्सेप्ट है जैसे इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट होता है, वैसे यहाँ पर ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, और तब इस तरह से हमारा जो फाइनल जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला बना एट एक्सियल पॉइंट, वो ये बन गया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट बन गया ड्यू टू सर्कुलर कंडक्टर। अब अगर हम इसकी डायरेक्शन को देखें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे हमने सर्कुलर कंडक्टर के लिए किया था, तो एग्जैक्टली इसके लिए भी सेम हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम डायरेक्शन देखना चाहेंगे तो एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है। देखिए कैसे, अगर मान लो हमारा कंडक्टर ऐसे है ना, अगर कंडक्टर हमारा ऐसे है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, अगर मान लो करंट ऐसे फ्लो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, है ना, B, और अगर करंट ऐसे फ्लो रहा, ये तो एंटी क्लॉकवाइज था, अगर करंट क्लॉकवाइज हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, है ना, और अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा, ठीक है, अगर करंट ऐसे, यानी अगर कॉइल हमारा हॉरिजॉन्टल है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज के केस में ऐसे हो जाएगा, और क्लॉकवाइज के केस में अगर क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो जाएगा, अगर क्लॉकवाइज करंट हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट लाइक सर्कुलर कंडक्टर के ही जैसा, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डायरेक्शन के लिए। तो आई होप कि आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने बायट-सॉवर्थ लॉ के 2 एप्लीकेशन डिस्कस किए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। आई होप कि ये दोनों लेक्चर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये लेक्चर समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बच्चे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप जरूर हमें सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बायट-सॉवर्थ लॉ के जो एप्लीकेशन डिस्कस किए हैं उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, तो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।